Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is part second with regard to your UPSC EPFO accounting. हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपकी जो फर्स्ट क्लास बात की थी वहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स पे बात की थी और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि हम लोग पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पे बात कर रहे हैं, राइट। ये मैंने आप लोगों को बताया था। हमने बात की थी एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पे और हमने देखा था इनका बैलेंस क्या क्या होता है, राइट। ये बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं एंड लाइक कम हो रही हैं कौन सी चीज़ें तो कब डेबिट होती है कब क्रेडिट होती है, बेसिकली ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी को ही आगे एक्सटेंड करूँगी और कुछ टर्म्स बताऊँगी, इन सब के टाइप्स पे भी बात करेंगे सॉरी, और अकाउंट्स में यूज़ होने वाले डिफरेंट कंसेप्ट पे भी हम बात करेंगे। देखिए, अब आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म है ट्रांजैक्शन। नंबर 1 इज़ ट्रांजैक्शन। आप बिज़नेस कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग रख रहे हो चीज़ों की, तो आप या तो सेल परचेज़ कर रहे हो या कोई खर्चा की पेमेंट कर रहे हो या आपके पास इनकम आ रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, वो सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। और आप जो इन सब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हो वो हो जाता है आपका अकाउंट। आप जो भी अपनी एसेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू का, इन सब का जो रिकॉर्ड रखते हो, जैसे कि कैश अकाउंट हो गया कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सैलरी का अकाउंट हो गया। फॉर एग्जांपल आप उधार में परचेज़ करते हो किसी से, अभी बताऊंगी मैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, तो वो जो रिकॉर्ड है वो सारा आप यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हो अपनी ट्रांजेक्शन का। एसेट्स मैंने आपको बता दिया। एसेट्स क्या होती है, वो चीज़ें जिन पे आपका हक है, वो चीज़ें जिन पे आपका हक है और जो आपको कुछ अर्न करके दे रही है। अब इसी एसेट्स के हम टाइप पे बात करेंगे सॉरी, इसी एसेट के हम लोग टाइप पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग एसेट के टाइप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी अगर मैं बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी कि कितनी आसानी से आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये दो टाइप का हो, आप यहाँ देखिए। एक होता है करंट एसेट, तो जब भी करंट एसेट देखने को मिले तो समझ जाना, राइट, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जो इनके एग्जांपल होते हैं करंट एसेट के या नॉन करंट एसेट के, तो उसके पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, करंट एसेट आर दोज एसेट जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि विद इन 1 ईयर में आप उसे ईजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। उसको कैश में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कि जो आपके पास कैश है वो आपका करंट एसेट है सॉरी, आपके पास डेटर्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगी डेटर्स क्या होते हैं। अगेन आई एम सेइंग, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ ये चीज़ें। आप बस करंट एसेट में इतना जान के चलिए कि जो विद इन 1 ईयर आपकी कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो सारी करंट एसेट है। इसमें डेटर आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ये अभी हम देखेंगे क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, ये भी डेटर और बिल्स रिसीवेबल अभी हम देखेंगे। फिर आपका स्टॉक मतलब आप जो सामान सेल करने वाले हो, आप बना के अपने पास रखते हो ना, कुछ स्टॉक रहता है ना, तो वो स्टॉक भी आपके लिए एक करंट एसेट है, क्योंकि 1 साल से कम समय में आप उसे बेच के पैसा कमा लोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी करंट एसेट होती हैं। वहीं नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म एसेट है, जो 1 से ज़्यादा ईयर्स तक आपके पास रहने वाली है, मोर देन 1 ईयर। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, मशीनरीज, ये सब नॉन करंट एसेट का टाइप है। क्लियर। तो एसेट की अगर कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे देखें, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे अगर एसेट्स के टाइप देखें, अभी एसेट के ही टाइप चल रहे हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे अगर एसेट के टाइप देखें तो एक होती है टेंजिबल एसेट और एक होती है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल वर्ड कहीं भी आए तो टेंजिबल मतलब वो चीज़ें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट कैन बी टच एंड सीन। जैसे कि फर्नीचर को आप देख सकते हो, जैसे कि मशीनरी को आप देख सकते हो, लैंड, बिल्डिंग वगैरह आप देख सकते हो, तो ये सब टेंजिबल एसेट है। बट देयर आर सर्टेन एसेट दैट कैन नॉट बी टच एंड सीन। अब क्वेश्चन आएगा, ये कैसी एसेट्स होती हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन इनकी वैल्यू होती है। आपकी गुडविल, देखिए मार्केट में कंपनी की कितनी, जैसे कई बार होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर ने कोर्स लॉन्च करते ही 15-20 मिनट में कोर्स बिक गया, क्योंकि उस टीचर की क्रेडिबिलिटी थी, उस टीचर की गुडविल थी। तो आप उस टीचर की गुडविल को देख नहीं पा रहे हो, यू कैन नॉट टच दैट, लेकिन उसकी वैल्यू है ना, वैल्यू थी तभी तो कोर्स इतना जल्दी सेल हो गया। तो दैट इज़ द गुडविल। फिर आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराते हो, पेटेंट का कंसेप्ट होता है, कॉपीराइट होता है, ये सब चीज़ें इंटेंजिबल होती है, इनको डायरेक्टली देखा छुआ नहीं जा सकता, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन इनकी अपने आप में वैल्यू होती है। तो यस, ये हुआ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। यूजेज के बेस पे अगर हम देखें तो वी हैव
फिक्स्ड एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है तो थोड़ा सा आप प्लीज़ मैनेज करके चलिएगा। फिक्टिशियस एसेट, तो फिक्स्ड एसेट वो एसेट है जो बिजनेस में लंबे समय के लिए रहते हैं। रीसेल जनरली आप उन्हें नहीं करते हो, आप वो सामान इसलिए नहीं लाए हो क्योंकि आप उसे रीसेल करोगे, जैसे कि लैंड एंड मशीनरी। लैंड एंड मशीनरी आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लैंड मशीनरी, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी फिक्टिशियस एसेट की, तो फिक्टिशियस एसेट कौन से एसेट्स हो जाते हैं, ये देखिए सबसे पहली बात तो ये एक्चुअल में रियल में कोई एसेट नहीं है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश, डेटर्स, ये रियल में कोई इस तरीके के एसेट नहीं है। इन एक्चुअल ये वो खर्चे होते हैं या वो लॉस होते हैं जिन्हें आपने हटाया नहीं है अभी अपने अकाउंट से, ये आपके अकाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए आप इनको अपनी बैलेंस शीट में शो करते हो। अभी ये क्या होते हैं ये मैं अभी बताऊंगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब एक्सपेंडिचर का टाइप बताऊंगी तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये टाइप ऑफ एसेट समझ में आए, राइट। अभी हम टाइप ऑफ क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसके टाइप बताऊंगी, राइट। अब मैं बताती हूँ लाइबिलिटी एंड उसके टाइप। लाइबिलिटी मतलब मैंने आपको बताया था उधारी। तो लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात करूँ तो दो टाइप की होती है, करेंट लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी वही अगेन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर। वो लाइबिलिटी जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर पे कर दोगे। आपने किसी से उधार लिया, आप 1 साल के अंदर अंदर पे कर दोगे। आपने उधार में अपना रॉ मटेरियल परचेज किया, आप अपने सप्लायर को 1 साल के अंदर अंदर पे कर दोगे। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं कौन होते हैं, अगेन अभी देखेंगे। बिल्स पेबल, ये भी अभी हम देखेंगे कौन होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी हम देखेंगे क्या होते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इनको हम यूजुअली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में विद इन अ ईयर रीपे कर देते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जिनको आप पेबल, दैट आर पेबल आफ्टर 1 ईयर। जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, 4-5 साल के लिए कोई लोन लिया है, आपकी एक कंपनी, आपने अपनी कंपनी में डिबेंचर इशू करे हैं। डिबेंचर मतलब आपने पब्लिक को ऑफर करा है कि आइए आप मेरे डिबेंचर्स खरीदिए, मतलब मुझे पैसा दीजिए ताकि मैं यूज़ कर सकूँ और आपको भी फिक्स इंटरेस्ट दूंगी उस पर। तो वो भी डिबेंचर भी ऐसा नहीं होता 6 महीने 1 साल के लिए होता है, इनका भी एक टाइम पीरियड फिक्स होता है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं कि आप आपके कंपनी में पैसा लगाने के बदले में आप सामने वाले को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर करोगे। नॉर्मल पब्लिक जो ये खरीदती है उसके लिए एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, बट हमारे लिए ये क्या है, लाइबिलिटी है, बिकॉज हमें पब्लिक का पैसा जो है वापस करना है। क्लियर। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी होती है, देखिए जैसे मैंने कैपिटल बताया था ना आपको, कैपिटल बिजनेस में पैसा ओनर ने लगाया है, बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया है, बट वो पैसा बिजनेस का खुद का नहीं है, वो ओनर का पैसा है, बिजनेस ने नहीं कमाया है। राइट। तो वो कैपिटल एक तरीके की इंटरनल लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी आपकी टुवर्ड्स योर इंटरनल पर्सन बनती है, दैट इज ओनर बनती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिंपली जो आप बाहर से, जो आपकी लाइबिलिटी बनती है, जैसे कि सारी चीज़ें, इसमें लोन ले रहे हो आप बाहर से, आप उधार में रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो ये सारे जो है ये आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी होते हैं। क्लियर। उसके अलावा एक फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी और है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ध्यान से इसका मीनिंग समझेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी भी। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, ये वो लाइबिलिटी है जो किसी इवेंट पे डिपेंड करती है, इनका होना या ना होना, इनकी ऑकरेंस जो है वो किसी और अदर इवेंट पे डिपेंड करती है, राइट। लाइबिलिटीज दैट मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन सम इवेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कोर्ट में एक केस चल रहा है, अभी वो केस चल रहा है, ऑनगोइंग है, अगर वो केस सामने वाली पार्टी जीत गई तो मुझे फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो केस नहीं जीती सामने वाली पार्टी, मैं जीत गई, तो मुझे ये सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मुझे पे करने हैं या नहीं करने, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि मैं वो केस जीतूंगी या नहीं। तो मतलब कि ये लाइबिलिटी आपकी ऑकर होगी या नहीं, ये डिपेंड करती है किसी और इवेंट पे। जैसे कि अगर आपने किसी चीज़ की गारंटी दे दी है, या फिर आप बिल डिस्काउंट कराते हो। बिल डिस्काउंट से भी डरिए मत, जो स्टूडेंट अकाउंट्स बैकग्राउंड के नहीं है, आगे ये चैप्टर्स हैं अलग अलग, एकदम से आप सारे एग्जाम्पल समझ नहीं पाओगे जब तक आप पूरे अकाउंट को समझते नहीं हो, और एकदम से मैं सारे एग्जाम्पल को डिटेल में यहाँ समझा भी नहीं सकती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि 11th-12th 2 क्लास में अकाउंट्स पढ़ते हैं, तब जाके पूरी अकाउंटिंग क्लियर होती है, और तब भी आगे आप एडवांस लेवल पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में अकाउंट्स पढ़ते ही हो। तो अगर आपको अभी ये 50 to 60% भी चीज़ें समझ में आ रही है, दैट इज़ मोर देन इनफ। एज वी प्रोसीड फर्दर विद द टॉपिक, फर्दर विद द चैप्टर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी इजीली, राइट।
तो ये एसेट और लाइबिलिटी आपको समझ में आ गई, इनके टाइप समझ में आ गए क्या होते हैं। अब एक टर्म होता है बैलेंस शीट, ध्यान रखना बैलेंस शीट क्या होता है, अभी शॉर्ट में बस बैलेंस शीट ही बता रही हूँ। बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड रखते हो, बैलेंस शीट अगर कोई कंपनी बना रही है तो इट मीन्स वो रिकॉर्ड रख रही है अपनी एसेट एंड लाइबिलिटी का। ध्यान रखना अगर एमसीक्यू में पूछता है, बैलेंस शीट खर्चे और इनकम का रिकॉर्ड नहीं रखता है। बैलेंस शीट जो होती है वो किसी कंपनी, किसी फर्म की या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की एसेट एंड लाइबिलिटी की पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर डेट पे। जैसे कि आपकी 31 मार्च मेरा क्लोजिंग डेट है, तो उस 31 मार्च को आपके पास 31 मार्च को आप अपने अकाउंट लेट से क्लोज कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर डेट पे आपके पास कितनी एसेट और लाइबिलिटी है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। क्लियर? चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस के टाइप्स पे। एक्सपेंस क्या होता है, खर्चे, ये आपको पता है। अब खर्चे नेचर के बेसिस पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे देखो, तो खर्चे हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। ध्यान से समझ लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रही हूँ, आप इस तरीके से फ्री हैंड से इसके नोट्स भी बना सकते हैं अपने साथ, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो कि सीधा सीधा रिलेट करते हैं परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से। देखिए आप एक कंपनी हो, आपका सीधा सीधा काम क्या है, लेट से आपका काम है मार्कर्स बनाना, राइट। आपका काम है डायरेक्ट काम, आपका मेन काम क्या है, मार्कर बनाना। तो मार्कर के लिए आप रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करोगे, मशीनरी लगा रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, मशीनरी लगा रहे हो, ये सब मार्कर बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चे हैं। रॉ मटेरियल खरीदोगे तभी तो मार्कर मैन्युफैक्चर होगा, मशीनरी होगी उसी में तो मार्कर बनेगा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वही आप उस क्या कर रहे हो, फैक्ट्री जहाँ पे मार्कर बनाने उसका रेंट दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे हो, ये सब चीज़ें, लेबर के वेजेस दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प कर रही हैं, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर द लाइक सपोर्ट सिस्टम फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस से आप अपना प्रोडक्ट रेडी करके मार्केट में उतार दोगे, बिल्कुल इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें इनकर करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एक्सपेंसेस का टाइप देखा जाए, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, तो एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए सिंपल सी बात है, खर्चा है मतलब जेब से पैसा जाएगा, ये तो पता है। कोई भी चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर तब बनेगी जब उससे एसेट या लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो। लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब आपने अपना लोन रीपे कर दिया तो आपके पास से पैसा जाएगा, लोन रीपे कर दिया तो आपके पास से पैसा जाएगा, या फिर आपने एसेट परचेज कर ली तो भी आपके पास से पैसा जाएगा। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंस वो होते हैं जिस केस में आपकी एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लाइबिलिटी कम हो रही है। और वही रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे एसेट और लाइबिलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, उससे ना तो एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ना लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लियर? इसके अलावा अब आ गया वो टर्म जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी फिक्टिशियस एसेट के लिए भी, दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नाउ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपने एक्सपेंसेस तो अभी इनकर कर लिए, लेकिन उनका बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों तक मिलेगा। एग्जांपल से समझो, अब मतलब क्या बताया, एक्सपेंसेस इनकर कर लिए लेकिन इनका बेनिफिट आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलेगा। जैसे कि देखो शुरुआत में ना ये आपका एसेट का काम करते हैं, शुरुआत में ये एसेट का काम करते हैं और इनको हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट में रिकॉर्ड करते हैं और धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम कर देते हैं। जैसे एक ऐड, फॉर एग्जांपल एक ऐड आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे आपने खर्चा करा, तो क्या जो आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा वो आपको इस 1 महीने 2 महीने या सिर्फ 1 ईयर तक ही बेनिफिट देगा? नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट ना जाने कितने सालों तक चलेगा। कोई कैंपेन है वो ना जाने कितने सालों तक आपको बेनिफिट देगा। वो प्रमोशन जो है वो काफ़ी सालों तक, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आपको मल्टीपल ईयर्स तक बेनिफिट देगा। तो लेट्स से अभी आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट पे 20 लाख का खर्चा करा अलग अलग तरीके से, तो ये 20 लाख आप इकट्ठे एक्सपेंसेस में नहीं डालते हो, क्योंकि अगर अभी आपने एक्सपेंस में डाल दिए तो आप कमा कुछ नहीं रहे हो, वैसे तो हमेशा आप लॉस में ही जाओगे। तो इस तरीके के खर्चों को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और इनको हम एसेट में शो करते हैं और हर साल इसमें से कुछ अमाउंट हम राइट ऑफ करते रहते हैं। राइट ऑफ मतलब कम, कि लेट से इस साल मैंने 1 लाख का हम लेट से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस इस साल 1 लाख कर दिया, इस साल 1 लाख का एक्सपेंस हुआ और 19 लाख एसेट बची, या 2 लाख लेट से व्हाटसोएवर विल बी द अमाउंट। तो ये इसमें से आप हर साल कुछ अमाउंट राइट ऑफ करते हो और यही होती है फिक्टिशियस एसेट, जो एक्चुअली में है नहीं कोई एसेट,
ये खर्चा है, ये एक एसेट नहीं है ना, आप देख रहे हो कि ये एसेट नहीं है, लेकिन फिर भी इट रिप्रेजेंट लाइक एन एसेट जिसको हम धीरे धीरे अपने अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से आपका जो रेवेन्यू होते हैं, ये हमने एक्सपेंसेस के टाइप देखे, रेवेन्यू के भी आप टाइप देखेंगे तो रेवेन्यू में हमारे पास क्या आ जाता है, एक होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। सिंपल मतलब है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो चीज़ है जो आपकी डायरेक्ट बिजनेस से पैसा आ रहा है। आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला मार्कर, तो आपको मार्कर सेल करने हैं, मार्कर सेल करके जो आपके पास डायरेक्ट पैसा आ रहा है वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, जो डायरेक्ट बिजनेस से आ रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज़ से आ रहा है। उसके अलावा अगर अदर एक्टिविटीज़ से कोई भी पैसा आ रहा है, जैसे आपने पैसा कहीं लगा रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट आया, आपने अपने फैक्ट्री का कुछ पार्ट या कुछ मशीनरी आपने किसी और को यूज़ करने के लिए दे रखी थी, उसने आपको रेंट दिया, तो वो आपका मेन काम से नहीं आया, वो अदर एक्टिविटीज़ से आपके पास पैसा आया है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। क्लियर? इसी तरीके से जैसे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था, इसी तरीके से होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है, वो पैसा जो आपके पास आ रहा है जिससे आपकी एसेट या लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, या तो आप अपनी एसेट को सेल कर दो, आपके पास पैसा आएगा, या फिर आप लोन ले लो, बोरो कर लो, उधार ले लो, तो दोनों के इस रिसिप्ट के हैं। और ये कैसी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इससे एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट जिससे एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि बेच रहे हो, पैसा आएगा, एसेट बेच दोगे एंड लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट, ऐसा पैसा जिससे कि ना तो एसेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और ना कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट? अगेन वही रेंट रिसीव्ड, सेल करके जो पैसा आ रहा है वो सब इसमें जाता है। क्लियर? तो अभी इस पर्टिकुलर देखिए टर्मिनोलॉजी चल रही है। पार्ट 1 में मैंने आपको एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बताया, उसके बाद मैंने उसके डिफरेंट टाइप बताए हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के टाइप, बैलेंस शीट क्या होता है ये शॉर्ट में बताया है। तो इसी तरीके से अभी टर्मिनोलॉजी पे ही वर्क करेंगे हम 1-2 वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डेटर कौन होते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, बिल्स रिसीवेबल कौन है, बिल्स पेबल क्या होता है, डिफरेंट अकाउंट क्या क्या बनते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, इन सब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग अकाउंटिंग के रूल्स पे बात करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब बात करेंगे। तो इनिशियल कुछ वीडियो में भी 8 से 10 वीडियो में विल ओनली टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजी, और इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर ये कंसेप्ट और फंडे क्लियर हो गए तो आगे के चैप्टर समझना जो है इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू। राइट? बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।